सभी सीनियर सिटीजन को मेरा नमस्कार। फॉर्म 15H आपका खत्म हो चुका है। एफडी पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, अगर आपको उस पर टीडीएस बचाना है कटने से, तो आपको फॉर्म 15H फाइल करना होता था। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म 15H खत्म हो चुका है इनकम टैक्स से। नया फॉर्म आया है फॉर्म 121। अब एक सीनियर सिटीजन को कैसे ये फॉर्म फाइल करना है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, ये आपका फॉर्म है, फॉर्म नंबर 121। ये फॉर्म आपको फाइल कैसे करना है, दो तरीके हैं। एक तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में आप नेट बैंकिंग से या मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, बहुत सारे बैंक में अभी ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन फाइलिंग का, क्योंकि नया फॉर्म है तो अभी टाइम लगेगा ऑनलाइन आने में। बट टीडीएस तो आपका कट सकता है। तो दूसरा ऑप्शन है ऑफलाइन का। ऑफलाइन में आपको क्या करना है, इस फॉर्म की 2 कॉपी लेनी है। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। 2 कॉपी लेके जाइएगा बैंक में। एक बैंक में सबमिट करनी है आपको और एक में आपको रिसीविंग लेनी है बैंक से। उसके बाद बात करते हैं, जब आप एक सीनियर सिटीजन है तो कब आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फाइल करने के लिए। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, एक सीनियर सिटीजन को बस एक कंडीशन देखनी है, आपका तो कोई टैक्स नहीं बनना चाहिए। नो टैक्स ऑन एस्टिमेटेड इनकम। जो आपकी एस्टिमेटेड इनकम आएगी पूरे साल की निकालनी है आपको, उस पर आपका कोई टैक्स नहीं बनना चाहिए। अगर आप न्यू रिजीम में जा रहे हैं, आपको पेंशन से इनकम आ रही है, आपको एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, या कोई रेंटल इनकम आ रही है, ये सारी इनकम जो होती है नॉर्मल इनकम होती है। और 12 लाख तक अगर आप न्यू रिजीम में जाएंगे, 12 लाख तक का इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में अगर आपका कोई टैक्स नहीं बनता तो आप ये फॉर्म फाइल करके अपने टीडीएस को भी सेव कर सकते हैं। जो एफडी पे बैंक टीडीएस काटता है उसको आप सेव कर सकते हैं। इस फॉर्म की फाइलिंग सीखते हैं। सबसे पहले आपको अपना नेम डालना है, जो भी आपका नेम है वो आप यहां डालेंगे। इस फॉर्म में ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन कहीं पर नहीं मिलेगा। तो सेफर साइड के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ ऊपर अपना अकाउंट नंबर मेंशन करके बैंक को दे सकते हो। वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैन नंबर आप अभी दोगे और पैन नंबर से बैंक अकाउंट लिंक ही होता है। लेकिन फिर भी सेफर साइड के लिए आप ऊपर अपना यहाँ पर अकाउंट नंबर ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा फॉर्म के ऊपर। उसके बाद आपको अपना एड्रेस देना, जो भी आपका एड्रेस है। परमानेंट अकाउंट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, पैन नंबर आपको डालना है। स्टेटस में आपको डालना होगा इंडिविजुअल, आप एक इंडिविजुअल हैं। उसके बाद बात करें रेजिडेंशियल स्टेटस में, आप क्या डालेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको डालना होगा कि आप एक रेजिडेंट हैं। उसके बाद पॉइंट 5A इंपॉर्टेंट है सीनियर सिटीजन के लिए। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, वेदर एज इज 60 ईयर और मोर। सीनियर सिटीजन का मतलब इनकम टैक्स में होता है, जब आप ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं उस टाइम पे आपकी एज क्या है। 60 ईयर या उससे ज़्यादा अगर आपकी एज है तो उस केस में आप यहाँ पर येस सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन को यहाँ पर येस सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी अवेलेबल है। आपके पास अपनी अवेलेबल नहीं है तो आप अपने बच्चों की यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर की बात करें तो +91 कंट्री कोड है। उसके बाद मोबाइल नंबर आप मेंशन करेंगे। टैक्स ईयर आपको यहाँ मेंशन कर रहे हैं, तो टैक्स ईयर 2026 एंड 2027 यहाँ पर आएगा। उसके बाद डिटेल ऑफ इनकम की अगर बात करें, पॉइंट नंबर 9 में नेचर ऑफ इनकम। एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, चाहे बैंक में एफडी है, पोस्ट ऑफिस में एफडी है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डालना होगा 5E। उसके बाद बात करें पॉइंट नंबर 10, एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डेक्लरेशन इज मेड। तो ये डेक्लरेशन जो आप दे रहे हो, जैसे आप पंजाब नेशनल बैंक में ये डेक्लरेशन देने जा रहे हो, तो उसमें कितनी इनकम है, इस डेक्लरेशन के लिए कितनी इनकम है आपकी, तो वो आपको देना है। तो इंटरेस्ट की आपकी इनकम होगी, अगर आपने 5 लाख रुपीज़ की एफडी करवाई है और आपका 7% से इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपका यहाँ 35,000 का इंटरेस्ट बनेगा एस्टिमेटेड। अब देखो, यहाँ कंपाउंडिंग से हो सकता है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ज़्यादा आ जाए, तो आपको यहाँ पर एस्टिमेटेड इनकम डालनी है। एस्टिमेटेड का मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं, डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 121 अदर देन दिस फॉर्म फाइल ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इफ एनी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आजकल ऐसा तो है नहीं कि आपका एक ही बैंक में आप एफडी कराओगे या एक ही बैंक में आपका अकाउंट है। हो सकता है आपके 2 बैंकों में अकाउंट है और दोनों बैंक में आपने एफडी करवाई है, और दोनों बैंकों को आपको ये फॉर्म अगर देना है तो जिस बैंक में सबसे पहले दोगे तब तो यहाँ आप 0 डालोगे। जैसे 11A में पूछेगा टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 121 कितने फाइल किए, तब तो आप 0 डाल दो। अगर आपका पहला फॉर्म है तो 0 डाल दो। उसके बाद 11B में पूछेगा एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम। अगर फर्स्ट बैंक में आप जा रहे हो, जैसे मेरा पीएनबी के अंदर हम दे रहे हैं, दूसरा एक एचडीएफसी में भी अकाउंट है और उसमें भी मेरी एफडी चल रही है, अभी हम सबसे पहले पीएनबी में देने जा रहे हैं, तो हम 0 डालेंगे, क्योंकि अभी ना तो हमने कहीं पुराना कोई फॉर्म 121 फाइल किया और ना ही कोई एग्रीगेट इनकम का पॉइंट आएगा। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे।
लेकिन अगर आपने लेट्स सपोज एक बैंक में फॉर्म 121 ऑलरेडी दे दिया है, अगर आपने दे दिया है, फिर आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से इंफॉर्मेशन डालनी है। अब ध्यान से नोट कीजिएगा, अगर आपने जैसे HDFC बैंक में आपकी 10 लाख रुपए की एक FD है, वहाँ पर भी 7% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वहाँ पर एस्टिमेटेड इनकम कितनी हो गई? 70,000 की होगी पूरे साल की। एक फॉर्म आपने वहाँ फाइल कर दिया है, तो वहाँ जो फॉर्म फाइल किया है तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ देनी होगी, 1 मेंशन करना होगा अगर फॉर्म फाइल कर दिया है तो, ठीक है। उसके बाद एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम बतानी है आपको। अब एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म 121 फाइल, एक आपने फाइल किया, उसकी इनकम कितनी थी? 70,000 थी। अगर आपने कोई फॉर्म फाइल किया है तो आप वो इनकम दीजिए। फॉर्म कितने फॉर्म फाइल किए वो बताइए। अगर कोई पुराना फॉर्म नहीं दिया है तो आप 0 और 0 मेंशन करेंगे, ठीक है। यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, तो इसको जरा ध्यान से फिल कीजिएगा। पॉइंट नंबर 12 में पूछ रहा है ये, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। इसमें आपको सारे जो फॉर्म 21 आपने फाइल किया उसकी इनकम बतानी है। तो हमारा जो ये हम भर रहे हैं ये हमारा PNB का है, PNB में जो FD है, और ये वाला जो हमारा था वो HDFC का था। तो इन दोनों को ऐड करके आपको यहाँ मेंशन करना होगा, तो ये आ जाएगा आपका 1,05,000, ठीक है। ये तो आपकी इंटरेस्ट की इनकम आ गई जो FD पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 13 में आपको डालना है एस्टिमेटेड टोटल इनकम, एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर इंक्लूडिंग द इनकम मेंशन इन पॉइंट नंबर 12। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो करंट ईयर में टोटल इनकम आपकी कितनी आएगी वो बतानी है आपको। अब ये तो आपकी खाली इंटरेस्ट की इनकम है जो FD पर मिलेगा। कौन सा इंटरेस्ट है ये? FD वाला इंटरेस्ट है। इसके अलावा भी तो आपको इनकम होगी। सर इसके अलावा क्या क्या इनकम हो सकती है? देखो मैं बताता हूँ। एक तो FD का इंटरेस्ट आपका ये हमारा आ गया 1,05,000, ये आ गया। इसके अलावा आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होगा। अब सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट सर हम अभी कैसे कैलकुलेट करें? अभी तो अप्रैल मई जून स्टार्टिंग ऑफ द ईयर चल रहा है, हम पूरे साल का कैसे निकालेंगे? आप अपने प्रीवियस ईयर का देख लीजिए, पिछले साल आपको कितना इंटरेस्ट मिला था सेविंग अकाउंट पे, मोटा माटी उतना ही इंटरेस्ट आपको करंट ईयर में मिलेगा। देखो आपको जो इनकम बतानी है वो एस्टिमेटेड बतानी है, क्योंकि एक्चुअल इनकम तो अभी निकाल ही नहीं सकते ना, कोई भी नहीं निकाल सकता। वो तो लास्ट जब हमको मिलेगा चारों क्वार्टर का इंटरेस्ट तब पता चलेगा एक्चुअल कितना मिला। तो आप एस्टिमेट निकालने के लिए पिछले साल का जो इंटरेस्ट है उसको लेकर के चल सकते हो, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पर 20,000 का हमको पूरे साल का इंटरेस्ट पिछले साल मिला था, जो हमने एज्यूम कर लिया कि करंट ईयर भी उतना ही मिलेगा। उसके बाद आपको पेंशन की इनकम आती है। अब पेंशन आपको 20,000 की पेंशन आती है और 12 महीने पेंशन आएगी, कितना हो गया? 2,40,000 हो गया। उसके बाद आपको रेंट भी आता है। रेंट कितने का आता है? 10,000 रुपये का रेंट आता है, और लेट्स सपोज 12 महीने तक आपका जो रेंट है वो आएगा, पूरे साल रेंट आएगा, और रेंट की इनकम आपकी आ जाएगी 1,20,000, ये इनकम आ जाएगी। इसके अलावा आपको लगता है कोई और इनकम अगर आपको मिलने वाली है, एस्टिमेटेड है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, बट मोटा मोटा यही इनकम होगी जो एक सीनियर सिटीजन को मिलती है। इस सब का टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 4,85,000 आएगा। कितना आएगा? 4,85,000 आएगा। तो आप यहाँ पर पॉइंट नंबर 13 में कितना डालेंगे? 4,85,000 रुपीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। अब यहाँ मेंशन करते टाइम बस एक कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी वो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपका जो टोटल इनकम बन रही है ये, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनना चाहिए। तो अगर आप न्यू रिजीम में जाते हैं, न्यू रिजीम के अंदर 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, तो इसके ऊपर आपका जो टैक्स बनेगा वो कितना बनेगा? 0 बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आपका जो टैक्स है वो निल बनना चाहिए। तो आपके केस में निल टैक्स बन रहा है, तो आप इस फॉर्म को फाइल करने के लिए एलिजिबल है और आपका कोई TDS नहीं काटा जाएगा यहाँ पे। उसके बाद पॉइंट नंबर 14 आता है, जहाँ पे आपको डिटेल ऑफ ITR फाइल फॉर प्रीवियस 2 ईयर, पिछली 2 ITR जो आपने फाइल की हैं उसका आपको टैक्स ईयर यहाँ पर मेंशन करना है क्या है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर आप मेंशन करेंगे, ये आपको ITR फॉर्म के ऊपर मिल जाएगा, और कितनी इनकम आपकी उस साल थी टोटल, उसके अंदर टोटल इनकम का एक कॉलम आता है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, ठीक है। अगर आप ने ITR फाइल ही नहीं की है तो आपको यहाँ कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फाइल की है तो पिछली 2 ITR की डिटेल्स आप यहाँ पर दे दीजिएगा। अगर आपने किसी और से ITR फाइल करवाई है तो उससे भी आप ये डिटेल्स मांगेंगे उस प्रोफेशनल से, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद डिक्लेरेशन में आपको अपना नाम देना है, जो भी आपका नाम है, पैन नंबर आप मेंशन करेंगे। अकाउंट नंबर इस फॉर्म में कहीं नहीं मांगा गया, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आप सबसे ऊपर अकाउंट नंबर मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद
प्लेस आपको देना है यहाँ पर, जो जिस भी स्टेट में आप हैं वहाँ दे दीजिए। डेट मेंशन कीजिए, आप अपने सिग्नेचर यहाँ कर सकते हैं और यहाँ आपको अपना नेम मेंशन करना होगा। पार्ट ए आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी आपको फाइल नहीं करना, ये बैंक को फाइल करना होता है। आपको पार्ट ए फाइल करके और ये इसकी एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर करवा लेनी है एंड बैंक में सबमिट कर देना है। और जो फ़ोटोकॉपी आपने करवाई है उसकी रिसीविंग बैंक से ज़रूर लेके रख लीजिएगा कि फॉर्म आपने बैंक में सबमिट कर दिया है। उसके बाद बैंक का काम है, पार्ट बी वो फाइल करेगा, आगे एक यूआईएन नंबर होगा वो जनरेट करेगा। आपका जो भी टीडीएस पूरे साल का बनेगा उस पर आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। एफडी के इंटरेस्ट पे जो भी टीडीएस होगा वो बैंक नहीं काटेगा जब आप ये फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म सबमिट करना होता है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो किस तरीके से पूरा काम आप करेंगे वो मैंने आपको समझा दिया ऑफलाइन तरीके से। अभी भी यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसे ही फाइनेंस और टैक्सेशन की अपडेट्स हम लेकर के आते रहते हैं, स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए। मिलता हूँ आपको अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।